हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं यहाँ पर पहले दिखा देती हूँ कि ग्रामर रूल बेस्ड एमसीक्यूज हैं, रेन एंड मार्टिन से ही बनाए हैं। कल 50 करवाए थे, स्पेलिंग रूल्स थे और उसमें पंचुएशन के रूल्स थे, एडवर्ब थे, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स वगैरह था। आज भी रेन एंड मार्टिन में से ही बनाया गया है। 50 क्वेश्चंस ये हैं। मैंने कहा आज ये भी वाला भी बना देती हूँ। किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मिल जाए, कुछ नहीं पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कहाँ गया? ये रहा 5। तो क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस जो हैं उसी तरीके के, मतलब बुक में से बनाए, रूल बेस्ड। द सन राइजेज इन द ईस्ट, विच यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट इज इलस्ट्रेटेड हियर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं? दैट इज अ जनरल ट्रुथ। देखिए, हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, फ्यूचर इवेंट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स प्रोग्राम हो, या जनरल ट्रुथ हो, या इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोटेशन हो, ये सारे ही पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। मगर इनमें से द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो है आपका एक जनरल ट्रुथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ जनरल ट्रुथ। I am reading David Copperfield. Why is the present continuous tense used if the speaker is not reading at this moment? जब भी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं तो टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या जो बैकग्राउंड में एक्टिविटीज चल रही होती हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अगर एक्टिविटी जो होती है वो परमानेंट होती है तो भले ही एक्टिविटी जो है वो एट द मोमेंट भी चल रही हो, हाँ उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक्टिविटी टेम्परेरी है, चाहे वो चल रही है या नहीं चल रही है, उसको तब भी हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, इट एक्सप्रेसेस अ टेम्परेरी एक्शन। तो ये टेम्परेरी एक्शन जो बताए वो बताता है विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। Which of the following sentences correctly uses the present perfect tense? He has gone to Kolkata. I am knowing him. He went to Japan. I have known him for a long time. देखिए, यहाँ पर हैज गॉन टू कोलकाता आया लेकिन यस्टरडे आया, तो ये ही वेंट टू कोलकाता आएगा, तो पास्ट एंड डेफिनेट लगेगा। नोइंग जो होता है वो एक नो जो होता है वो एक स्टैटिक वर्ब होता है और वो जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो। ही वेंट टू जापान मेनी टाइम्स, ये आपका जो है ये पास्ट एंड डेफिनेट। आई हैव नोन हिम, अभी मैंने आपको बताया कि नोन जो है वो एक स्टैटिक वर्ब है। When I reach the station, the train dash, choose the correct form. When I reach the station, the train, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो काम पहले ही खत्म हो चुका होता है वहां पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो हैड स्टार्टेड। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट, अगर हम यहाँ इज लगाते हैं तो ये टेंस कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था ये है आप हमारा सिंपल प्रेजेंट। फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम्स के लिए, फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। सो द आंसर इज सिंपल प्रेजेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर अ परसिस्टेंट पास्ट हैबिट। आपको अगर एक चीज़ ये पता होगी, आप सभी को पता होती है, और ये ऑलवेज जो होता है वैसे हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ हैबिट ऑफ सम पर्सन। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ही ऑलवेज टेक्स हिज मेडिसिन ऑन टाइम। लेकिन यही ऑलवेज जो होता है जब हम इसको, जब हम इरिटेशन बताते हैं, जब स्पीकर का इरिटेशन बताना होता है ऑलवेज के साथ, तो हम जो है कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ही वॉज ऑलवेज ग्राम्बलिंग, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में है कि वो हमेशा ग्राम्बल करता रहता था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द, ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग होना चाहिए, यहाँ वॉज नहीं आएगा। ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, तब ये सेंटेंस सही बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। कि जब हम प्रेजेंट की कोई एक ऐसी हैबिट जो कि
आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर अ परसिस्टेंट पास्ट हैबिट, कि किस चीज़ से इरिटेशन होती है उसके लिए ही इज़ ऑलवेज ग्रम्बलिंग होना चाहिए था, ये ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग तो नहीं होगा, परसिस्टेंट। तो यही इसका जवाब है जो मैंने आपको बताया अभी। और यहाँ पर क्योंकि पूछा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये अगर पास्ट कंटिन्यूअस पूछा तो बात है ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग का मतलब एंड इट टेल्स अबाउट द इरिटेशन ऑफ द स्पीकर। आई डैश माई एक्सरसाइज बाय देन, कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, जहाँ पर बाय और देन आ रहा है तो वो पता था बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर। जब बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया हुआ हो तो आपको यूज करना होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द आंसर इज आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज, मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज लिख चुका हूँ, आई शैल हैव रिटन। Which of these verbs is not normally used in the continuous form? रन, सिंग, वर्ब। देखिए ये तीनों जो है ये हमारे डायनेमिक वर्ब्स हैं। डायनेमिक वर्ब्स वो होते हैं जिनकी कोई एक्शन करते हुए जिस भी वर्ब की इमेज बने वो डायनेमिक होता है, लेकिन नोटिस की नहीं होती, तो इसीलिए ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होगा। आई डैश अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। देखिए टाइम एंड टेंस इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि अगर टाइम होगा तो टेंस यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब सही यूज होगी, तो ये टेंस है यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब, टाइम दिया हुआ है लास्ट वीक, तो कौन सी यूज होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड दैट इज आई बॉट अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। इफ इट डैश वी शैल गेट वेट, ये कंडीशन बता रहा है, फर्स्ट कंडीशन है अगर बारिश होगी तो हम गीले हो जाएंगे, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, तो वैसे तो जीरो कंडीशनल होना चाहिए था। आई सॉ हिम डैश, विच फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव इज करेक्ट आफ्टर सॉ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहूंगी, वैसे पहले आप देख लो फिर उसके बाद बताऊंगी। देखिए मैं आपको एक चीज यहां पर ये बताना चाहूंगी, सी और हियर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यहां पर आपका बेयर इन्फिनेटिव दोनों यूज होता है, यानी कि दोनों में ही कोई भी वो नहीं है, मगर अंतर क्या होता है, अगर आपने बोला आई सॉ हिम गो, तो यानी कि एक्शन कंप्लीट होने का जो सेंस बताए, आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए जब तक वो चला नहीं गया तब तक देखा, आई सॉ हिम गोइंग, एक्शन मे बी कंप्लीट और मे नॉट बी कंप्लीटेड, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हम गो लगा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जब रेफरेंस नहीं दिया होता है द इन्फिनेटिव विच, लेकिन यहाँ पूछा है विच फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव इज करेक्ट, तो इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव पूछा, पार्टिसिपल पूछा ही नहीं है, तो बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, तो इससे क्वेश्चन क्लियर हो गया है। In the sentence to find fault is easy, the infinitive is used as to find fault. What is easy? ये वर्ब से what पूछ रहा है, जो वर्ब से what पूछे यानी कि वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फिक्स अ गुड टू ईट, इन दिस सेंटेंस द इन्फिनेटिव क्वालिफाई, ये गुड क्या है, एडजेक्टिव, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, सो द आंसर इज सी, फिक्स आर गुड टू ईट। ये सारे के सारे रेनन मार्टिन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो रेनन मार्टिन के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी होगी। व्हाट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इन्फिनेटिव, टू बी लव्ड, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Which auxiliary verb prefers the adverb to be placed in front of them? I always used to. That is used to. Used to. I should have liked. I should have liked to have gone, to go, gone, going. I should have liked to go.
देखो इन्फिनेटिव प्रेजेंट में तब यूज होता है जब बात प्रेजेंट की जाती है, लेकिन अगर इन्फिनेटिव वाला काम पहले खत्म हो गया हो तो हमें वहां पर परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज करना पड़ता है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर नहीं है, मैं जाना चाहूंगा, तो ये प्रेजेंट में बात की जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ टू गो यूज किया है। विच वर्ब इज करेक्टली फॉलोड बाय अ दैट क्लॉज इंस्टेड ऑफ अ टू इन्फिनेटिव? दैट क्लॉज कौन सा लेता है? इन्फिनेटिव, यानी कि नाउन क्लॉज कौन सा लेता है? दैट इज सजेस्ट। आई सजेस्ट, ये सजेस्ट, आई थिंक, सजेस्ट जो होता है एक दैट क्लॉज लेता है। सजेस्ट दैट क्लॉज यानी कि नाउन क्लॉज लेता है। ही हैड नो चॉइस बट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये दिमाग में आता रहता है। देखिए एक क्वेश्चन है, ही डज नथिंग बट डैश एट अदर्स। अब यहां पर आपको भरना है टू लाफ, और बी में भरना है लाफ। ऐसा ही है, ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे या ओबे। तो मैं अब आपको एक से मैं बताना चाहूंगी कि इसको ऐसे यहां रखिएगा। देखो बट और एक्सेप्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव यानी कि V1, जब उसके पहले डू प्लस नथिंग, समथिंग, ही डज नथिंग वगैरह आता है तो बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और आए तो इन्फिनेटिव लगाया जाता है। ही हैड नो, ही डज नथिंग बट ओबे तो सही था, ही हैड नो, लेकिन यहाँ डज नहीं आ रहा है, डू क्रिया नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इन्फिनेटिव। ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, ये बी पे नहीं लगाया मैंने, ये ए पे लगाया है। ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, जो मैंने बोला फिर दोबारा समझा देती हूँ। अगर बट और एक्सेप्ट के पहले डज नथिंग, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, ही डज एवरीथिंग, ही डज एनीथिंग, डज प्लस नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग आ रहा है, और फिर आ रहा है बट, तो वहां पर आप लगाओगे बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन डू क्रिया नहीं आ रही है तो आप लगाओगे इन्फिनेटिव। सो द आंसर इज टू ओबे। आई सॉ हिम डैश। अब देखो यहां पर मैंने अभी बताया था कि यहां पर गोइंग है, दिया हुआ ही नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव सी और हियर के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। दिस हाउस इज, दिस हाउस इज टू लेट, ये घर किराए के लिए है। दिस हाउस इज टू लेट। जो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज क्वालिफाइंग द नाउन। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, हियरिंग क्या है? हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। देखो यहां पर ये जेरेंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये एक्शन बता रहा है। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, हियरिंग आवाज, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा है, नॉइज की क्वालिटी बता रहा है। दूसरी बात है जो ऑनगोइंग एक्शन होता है उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जैसे फॉलिंग लीव्स। तो ये जो है हियरिंग द नॉइज में हियरिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड वेयर डू वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल? व्हेन द एक्शन इज ऑनगोइंग। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, हैविंग रेस्टेड क्या है? हैविंग रेस्टेड वी, ये हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, दैट इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल एक्शन वो बताता है, परफेक्ट पार्टिसिपल तब यूज करते हैं जब एक एक्शन खत्म होकर दूसरा एक्शन शुरू होता है, टाइम गैप होता है। In the phrase the weather being fine, the noun weather is, देखो the weather being fine, और मैं इसके आगे we started our journey, देखो ये है हमारा, that is a
पूरा सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट जो है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। अब ये जो यहाँ पर द वेदर बीइंग फाइन, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट वी है, ये सब्जेक्ट आप यहाँ नहीं लगाओगे द वेदर। तो वेदर क्या है, ये अपने लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड नहीं है, तो ये क्या है, ये आज़ाद है। और ये क्या है, दैट्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दैट इज नोन एज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग पार्टिसिपल अग्रीमेंट। अब जिनको ये लग रहा होगा कि अरे भाई ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, भाई ये 10वीं क्लास के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अगर तुमने 10वीं की भी रेन एंड मार्टिन नहीं पढ़ रखी तो तुमने पढ़ क्या रखा फिर, कि ये तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, यू शुड बी बेटर, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये रेन एंड मार्टिन है, रेन एंड मार्टिन जो 10th क्लास तक की जो है बुक होती है। तो अगर 10th क्लास तक की भी बुक जो है, जो टीजीटीज को, भाई टीजीटीज कौन होते हैं, जो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए ना। Identify the incorrect sentence regarding participle agreement. Standing at the gate, he was stung by a scorpion. Standing at the gate, a scorpion stung him. Incorrect पूछा है। देखो देखो, देखिए यहां पर 2 में है। पहला, यहां पे आप इसको ही स्टैंडिंग एट द गेट वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, तो इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट है अ स्कॉर्पियन स्टैंडिंग एट द गेट स्टंग हिम, कि स्कॉर्पियन गेट पे खड़ा था और उसने उसे काट लिया। ये डेंगलिंग पार्टिसिपल है, ये मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल या डेंगलिंग पार्टिसिपल है। आई एंटरिंग द रूम, ये भी सही है। बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई बीइंग अ, यहां पर भी गड़बड़ है, यहां होना चाहिए था सब्जेक्ट इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। तो 2 हैं, बी एंड डी। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, बर्न्ड इज यूज्ड एज इन। देखो भाई, जो काम हो चुका है और ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है, नाउन को। जो पार्टिसिपल होता है ना, पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, इट इज नोन एज वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि ये वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के रूप में तो काम कर ही रहा है। What does the past participle represent? The action has already been completed, and that is a completed action or state. A completed action or state. The man seems worried. How is the participle worried used here? Man की क्वालिटी बताई है, मगर man के आगे नहीं लग रही है, वैसे भी ये लगता भी नहीं है, बाद में ही लगता है। He is asleep और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो बाद में लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्रेडिकेटिव। आई होप यू ऑल नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एट्रीब्यूटिवली जब नाउन के पहले लगता है, प्रेडिकेटिवली जब बाद में लगता है। रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस इज 2 miles इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रफली स्पीकिंग, इसे कहते हैं इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, दैट इज नोन एज इम्पर्सनल एब्सोल्यूट। अब ये किस चिड़िया का नाम है, जहां पर अनएक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट जो होता है पार्टिसिपल का इंडेफिनिट होता है, अनएक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट। विच टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल एंड द वर्ब हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव लगा के कौन सा यूज होता है, परफेक्ट टेंस। भैया पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, बीच में जब मुझे याद आया तो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक मैसेज किया है, और कैसे लोग जो एक दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म भरा होगा, और तो मेरी वो बेचारी स्टूडेंट है, बहुत भोली है बेचारी, उसको नहीं पता, बहुत जब लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं नहीं पता होता चीज़ें।
तो मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उसको किसी ने ये कहा कि भाई देखो कैसे लोग आपकी तैयारी ख़राब करते हैं। उसे ये कहा कि तुमने तो बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म भरा हुआ है तो तुम तो कंपटीशन में ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि पहले तो लड़कों को चांस दिया जाएगा, फिर जो है तुम्हारा नंबर आएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, इतनी बार मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ, पिछली बार जब 2021 में इतनी सारी वैकेंसीज़ आई थी, इसमें ये जेईसी की तरह नहीं है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग होता है, वो तो अलग ही है। उसमें तो महिलाएं पुरुषों वालों में भर ही नहीं सकती हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स जो आता है वो महिला पुरुष है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स है, यानी कि जो बॉयज़ वाला इंटर कॉलेज है और गर्ल्स वाला इंटर कॉलेज है। ऑब्वियसली जो सीट्स होती हैं वो बॉयज़ वाले में ज़्यादा हैं इस बार भी। तो जो फॉर्म भर रहा है इट डजंट मैटर कि आपने जो है जो फॉर्म भरा है तो भाई पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं। अगर आपने फॉर्म भरा, आपके नंबर ज़्यादा हैं तो इट डजंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको सीट मिलेगी। नंबर के अलावा और भी चीज़ अगर बराबर हैं तो ये देखा जाता है कि एज किसकी ज़्यादा है, फिर और भी फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं। तो आप इस बात पे मत सोचिए कि अगर आपने बॉयज़ कॉलेज में लड़कियों ने कि अगर बॉयज़ कॉलेज भरा है तो प्रेफरेंस बॉयज़ को दी जाएगी। ये पता नहीं लोग कहाँ से लाते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और लोगों का दिमाग पॉल्यूट करते हैं और लोग इन बातों को मान भी लेते हैं। अ स्पेंट स्विमर मीन्स a spent swimmer, a swimmer who is spending money, a swimmer who is tired out, who a swimmer who is just spent का मतलब ही होता है खर्च हो जाना। तो swimmer इसका मतलब who is tired out, जो कि थक चुका है, spent swimmer, that is reading is his favorite pastime। reading क्या है? अब यहाँ पर ये है वॉट इज हिज पास फेवरेट पास टाइम। जो वॉट का जवाब दे वो नाउन होता है, प्रनाउन होता है या जेरेंड होता है। और जेरेंड को ही क्या कहा जाता है? जेरेंड को कहा जाता है वर्बल नाउन। जेरेंड इज नोन एज वर्बल नाउन। कितनी गंदी हैंड राइटिंग हो गई है मेरी 2021 में। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, अभी अभी और सुंदर लिख के दिखाती हूँ वैसे मैं आपको। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, हेयर द जेरेंड इज यूज्ड एज आई लाइक वॉट, आई लाइक रीडिंग पोइट्री, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। तो ये है आपका दैट इज ऑब्जेक्ट। आई लाइक क्या? रीडिंग पोइट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ही इज फोन्ड ऑफ होर्डिंग मनी। होर्डिंग क्या है? ही इज फोन्ड ऑफ, जेरेंड है भाई, और क्या है, किस रूप में यूज है? प्रेपोजिशन के यूज में, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन के बाद यूज हुआ है तो दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश अ जेरेंड फ्रॉम अ प्रेजेंट पार्टिसिपल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अक्सर ये स्टूडेंट्स पूछते भी हैं मुझसे। द जेरेंड एंड्स इन ईडी, द जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, द पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्ट। जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जेरेंड वो काम करता है जो नाउन करता है, और जो पार्टिसिपल है ना वो ये बताता है डूइंग वॉट, वो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो द जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, द पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। इन द कंपाउंड नाउन वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग इज अ, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये होना तो पार्टिसिपल में स्टूडेंट्स के दिमाग में आया था जब अ स्टिक फॉर वॉकिंग है ये, अ स्टिक फॉर वॉकिंग, तो ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? जेरेंड। इसीलिए कुछ जो है कुछ वर्ड्स होते हैं, सर्टेन कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें जो आईएनजी वर्ड होता है ना वो जेरेंड का काम करता है, क्योंकि उसको अगर आप तोड़ के प्रेपोजिशन के बाद लगाओगे ना तो वो आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। और जो प्रेपोजिशन के बाद आता है वो पार्टिसिपल नहीं होता, वो जेरेंड होता है। आई होप कि मेरे भी स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे उनका ये डाउट क्लियर होगा। वॉकिंग स्टिक, अब वॉकिंग और स्टिक जब कंपाउंड नाउन्स में जो आईएनजी वाला वर्ड होता है वो जेरेंड हो जाता है, क्योंकि जब आप उसे प्रेपोजिशन के बाद करोगे तो जब वो प्रेपोजिशन के बाद फिट हो जाता है ना तो वो जेरेंड होता है, वो पार्टिसिपल नहीं होता है, इसीलिए दैट इज जेरेंड। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन फॉर्मल इंग्लिश? आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लीविंग, ये होता है आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग, माई लीविंग।
क्योंकि जेरेंड जो होते हैं ना उनके पहले पजेसिव केस आता है, पजेसिव केस आता है, चाहे वो नाउन का हो, आई डोंट माइंड जो है हिज टेकिंग माई नेम, आई डोंट माइंड मोनूज टेकिंग माई नेम, तो पजेसिव के इधर इट इज ऑफ नाउन और जेरेंड. सीइंग इज बिलीविंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलीविंग है? ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखो सब ये रेलन मार्टिन में से ही लिए हैं, ये किसी और बुक के नहीं है, रेलन मार्टिन के ही हैं. What is the function of believing? Seeing is what? Complement of a verb. ये verb, ये जो है ना complement, ये copula का verb है, complement of the verb. ये copula है, इसका seeing is believing, ये इसी के बारे में बता रहा है, तो ये transitive verb तो है नहीं, ये इसी complement of the verb. He is desirous of being praised. This is an example of being praised. That is a compound gerund form. That is a compound gerund form. अगर आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और तो मैं कुछ कहूंगी नहीं. देखिए कंपाउंड जेरेंड जो फॉर्म्स होते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल को हैव अ बी के बाद आफ्टर जेरेंड्स ऑफ हैव अ बी, let me tell you more about compound gerund forms. और फिर मैं आप लोगों से ये कहूँगी जिनको भी ये चीज़ें नहीं आती हैं और फिर वो ये सोचें कि अरे ये कौन पूछेगा, तो भैया 10वीं की ग्रामर है ये. देखिए the combination of gerund with another word to form the complex या perfect gerund forms. gerund forms, ठीक है. तो ये कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल अगर हम बोल रहे हैं तो ये स्विमिंग पूल भी जो है ये हमारा कंपाउंड जेरेंड फॉर्म है. इसके अलावा जैसे होता है ही लव्स बीइंग पैम्पर्ड ऑन हिज बर्थडे, when the gerund subject is the receiver of the action, when the he loves me, he is desire, जब gerund का जो subject है वो जब जो जेरेंड का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, जेरेंड का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, उसे कंपाउंड जेरेंड फॉर्म कर कहते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड जेरेंड फॉर्म. Which verb is often wrongly used with a to infinitive instead of a gerund? देखो भाई एंजॉय के बाद ना जेरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता. आई एंजॉय गोइंग देयर, ठीक है. तो एंजॉय, अवॉइड, मिस, सजेस्ट जेरेंड के साथ यूज होते हैं, इन्फिनेटिव के साथ नहीं. टीच मी स्विमिंग, इन दिस सेंटेंस द जेरेंड इज यूज्ड एज टीच मी व्हाट. टीच मी, अब ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है बताओ? ये ऑब्जेक्ट है भैया. टीच मी हाउ टू स्विम और टीच मी स्विमिंग, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है. टीच मी स्विमिंग, टीच मी वॉट, वॉट का जवाब दे रहा है तो यहाँ पर आएगा, और टीच मी और एक्शन जो है वो उस पर ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है. चलो अब लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं. ही किल्ड 2 birds डैश 1 shot. यहाँ जो आपका प्रेपोजिशन आएगा दैट इज, ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है. ही किल्ड 2 birds with 1 shot. द डॉग वॉज हिट डैश, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है. द डॉग वॉज हिट बाय.
ओहो, गर्मी कितनी हो रही है। ही लिव्स डैश 45 चर्च स्ट्रीट। इन फॉर स्ट्रीट्स, जब हाउस नंबर प्रोवाइड किया जाता है तो एट, वैसे ये चेंज भी होते रहते हैं, मैं तो भैया ये रेनन मार्टिन के हिसाब से बता रही हूँ। ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट। जब जो है ना हाउस नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ये प्रेपोजिशन है, पार्ट ऑफ स्पीच। आई शैल रिटर्न डैश एट द एंड ऑफ एन आवर। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना। देखो भाई, विद इन और इन में फर्क होता है। विद इन और इन का मतलब होता है, विद इन का मतलब होता है 1 घंटे के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। टाइम खत्म होने से पहले। और इनका मतलब होता है टाइम खत्म होने के बाद। जैसे अगर आपने कभी ब्रेक देखा हो, अगर आपने देखा हो, आप यूट्यूब वगैरह पर देखते हो या आप सीरियल वगैरह देखते हो, तो आपने देखा होगा या टीवी में, तो कहते हैं ना वी विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तो इन 2 मिनट पूरा टाइमर चलना शुरू हो जाता है। जब पूरे 2 मिनट होते हैं ना, तब जाकर वो जो है चीज़ शुरू होती है। तो इनका मतलब है जब टाइम खत्म होगा, और विद इन टाइम समय सीमा के अंदर अंदर। तो इसीलिए यहाँ आएगा इन। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। Which of the following is correct regarding transport? We travel by the train, we travel by train, we travel by a train, we travel with train. भाई देखो, अगर आप इन या ऑन लगाते हो, ठीक है, जिस व्हीकल में आप चल सकते हो, जिस व्हीकल में आप, मूविंग व्हीकल में आप चल सकते हो, वो ऑन होता है। बाइक को में तो माउंट करते हैं इसीलिए। और जिस व्हीकल में आप चल नहीं सकते हैं, मूविंग व्हीकल में, वो इन होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको पता होगा ट्रेन वगैरह के लिए ऑन लगाते हैं। अगर आप ऑन लगा रहे हो तो ऑन अ ट्रेन, ऑन द ट्रेन, इन अ कार, इन द कार लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाय लगाया है तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो ये है आपका वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। मुंबई इज फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल्स। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए फेमस होती है तो वो उसके साथ क्या लगाते हैं? कुछ फेमस जो है वो अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो लेता है फॉर। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। ही वॉज फाउंड गिल्टी, गिल्टी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगता है ऑफ। ही वॉज गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर। आई प्रिफर टी टू कॉफी। आई प्रिफर टी टू कॉफी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये ग्रामर के क्वेश्चन, मैंने पूरे ग्रामर के क्वेश्चन करा दिए हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। वी डिस्कस द मैटर, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द मैटर, आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ टी। तो भाई देखो, डिस्कस में अपने आप अबाउट छिपा रहता है, तो आप लोगों को अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस के साथ अबाउट यूज़ नहीं होता। तो यहाँ था, ये मुझे करवाना था। तो आई होप कि इन चीज़ों से आपको हेल्प मिले। कुछ कुछ नया नया करवाते रहना चाहिए। वही पुरानी किताबों में से, वही चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेके, वही जेमिनाई से क्वेश्चन लेके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब मैं सोच सकती हूँ तो और लोग क्यों नहीं सोच सकते कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वैसे भी मैंने तो रेनन मार्टिन में से ही तो बनाए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, मिलते हैं कल।